हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सबसे पहले स्क्रीन क्लियरली विजिबल और वॉइस ऑडिबल है तो एक बार यस सर लिख दीजिए। अपने आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से डिस्कस हुआ था रिगार्डिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी कंप्लीट डिटेल वन बाय वन अच्छे से पढ़ा था अपनों ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे जिसके अंदर एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जनरल पॉइंट्स आप लोगों से जो डिस्कस हुए थे उसमें एक बार मैं आपको ये पॉइंट्स रिवाइज करवा दूं कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, ये थ्री टर्म्स ऐसी हैं जिन टर्म्स पे हम जनरली कंफ्यूज होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे रिगार्डिंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया। आज जो अपने को पढ़ना है, प्रोसीड करना है, ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन जो थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में आपको बताया था कि क्या है वो थ्योरी, क्यों ये वर्ड बार बार यूज किया जाता है। आफ्टर दैट फ्यूजन वाला पॉइंट और जनरल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको प्रोटीन्स, राइबोसोम्स हैं, आरएनएज हैं, डीएनए हैं, ये सब आपको देखने को मिलता है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो अपने को प्रोसीड करना है वो प्रोसीड करना है प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हुए आप चलें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं प्लास्टिड के अंदर परेशान होते हैं कि सर हमें इसकी जो जनरल लैंग्वेज लिखी हुई है या फिर हम इसको समझ नहीं पाते हैं। प्लास्टिड जैसे ही अगर बात की जाती है, प्लास्टिड्स आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली अगर प्लास्टिड की बात की जाए, इधर देखिए, स्पेसिफिकली अगर प्लास्टिड्स की बात की जाए तो प्लास्टिड्स आर सीन, आपकी एनसीईआरटी लिख करके देती है, प्लास्टिड्स आर सीन इन प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स। प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स किस में देखने को मिलते हैं? ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे एंड यूग्लिना यूग्लिनोइड्स। स्पेसिफिकली ये आपको डिफाइन किया हुआ यूकेरियोटिक सेल के अंदर अपने बात कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं। वो स्टूडेंट्स पहले के लेक्चर्स जिनको देखने हैं वो आरजी पाठशाला प्ले स्टोर पे जाएं और लिखें आरजी पाठशाला। आप डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। आप अच्छे से जाकर के उन लेक्चर्स को देखें। स्टूडेंट्स का कंसर्न था, मेरे पास मैसेजेस भी आए थे, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। इधर आ जाएं। प्लास्टिड के अंदर प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं। अब समझने की कोशिश करें कि प्लास्टिड्स की फॉर्मेशन होती कैसे है। प्लास्टिड्स है क्या? प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपको देखने को मिलता है। सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की कैटेगरी के अंदर ये आता है। जैसे अपने बोलते हैं कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और प्लास्टिड प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल के अंदर सेकंड लार्जेस्ट, अगर साइज के अंदर देखा जाए, सेकंड जो लार्जेस्ट साइज का आपको सेल ऑर्गेनल देखने को मिलता है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर ये वेरिएशन आते हैं, ध्यान रखना। अगर बात की जाती है एनिमल सेल की, कल को ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एनिमल सेल की, तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट क्या है आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट है न्यूक्लियस और सेकंड क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियस और सेकंड है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा अगर अपने बात की जाए प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर फर्स्ट आपका क्या आता है? न्यूक्लियस। सेकंड आपको प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ये देखने को मिलेगा, प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे। एंड थर्ड नंबर पे क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इन केस ऑफ प्लांट सेल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक जनरल पॉइंट्स हैं। आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाली बात है, हमें क्यों बताया जा रहा है, एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं किया। बेसिक जनरल पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ये प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं और उनके साइज के अकॉर्डिंग अगर उनको डिफाइन किया जाए तो न्यूक्लियस तो हमेशा हमेशा न्यूक्लियस का साइज, चाहे एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, उसका साइज हमेशा बाकी अदर सेल ऑर्गेनल से जो है आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। वहीं एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो एनिमल सेल के अंदर जो प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा साइज किसका बड़ा होता है? प्लास्टिड्स, जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है। प्लास्टिड्स की फॉर्मेशन होती कैसे है, किस बिहाफ पे आप प्लास्टिड्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं, देखें आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए ये एक सीड है, मान लीजिए ये एक सीड आपको देखने को मिल रहा है। इस सीड को जैसे ही आपने लगाया, लगाने के बाद में ये इसका प्लूम्यूल है, ये इसका रेडिकल, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ मैं आपको।
बिल्कुल बेसिक से अच्छे से देखें। इसका रेडिकल, रेडिकल के यहाँ पर, रेडिकल में यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं। जो सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल, या फिर इन सेल को आप बोल सकते हो रूट टिप सेल, रूट टिप सेल। ठीक है। वहीं आपको यहाँ पर प्लिम्यूल के अंदर, ये क्या है, ये क्या है इसका प्लिम्यूल, इस प्लिम्यूल के अंदर भी आपको सेल्स देखने को मिलेगी। ये क्या है? ये है इसका रेडिकल, रेडिकल। प्लिम्यूल एंड रेडिकल की अगर बात की जाए तो इनके अंदर जो सेल्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो सेल्स होंगी ये शूट टिप सेल्स होंगी, शूट टिप सेल। और शूट टिप सेल और रूट टिप सेल, इन दोनों के अंदर ये भी कैसी सेल्स हैं? मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक इन नेचर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। प्लांट्स के अंदर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिलते हैं, जिसमें से एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर इनिशियली जब ये सेल्स, अभी इनके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोप्लास्टिड, प्रेजेंट होता है प्रोप्लास्टिड। ठीक है। और ये प्रोप्लास्टिड ही फर्दर प्लास्टिड्स की फॉर्मेशन करता है। ये प्रोप्लास्टिड है या फिर प्रोटोप्लास्टिड भी बोल दिया जाता है। कुछ एक रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको यहाँ पे प्रोटोप्लास्टिड भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखना। ये प्रोप्लास्टिड ही फर्दर आगे जाकर के अदर जितने भी प्लास्टिड्स हैं उन सभी की फॉर्मेशन करता है। कौन कौन से प्लास्टिड्स हैं देखें आप। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स इनको फर्दर अपने आगे क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या है देखिए। बेसिक्स होता है प्लास्टिड, प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जनरल अगर बात की जाए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। एनिमल सेल के अंदर बात की जाए तो प्लास्टिड्स टोटली एब्सेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस का साइज सबसे बड़ा रहता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। बट प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स का साइज एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया आपको ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है। फिर आ जाइए प्रोटोप्लास्टिड की अगर बात की जाए तो इस प्रोटोप्लास्टिड के अंदर, प्रोटोप्लास्टिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आपको देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। इससे किसकी फॉर्मेशन हो सकती है? क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड जो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट। सेकंड क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड नंबर जो आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है वो क्या है इसका? ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों अच्छे से आप ऑब्जर्व करें। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बिहाफ पे प्लास्टिड्स के 3 आगे टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जनरल क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स या सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, इवन प्लास्टिड वर्ड लिखा हुआ है तो, या फिर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी वर्ड्स लिखे हुए आते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि प्लास्टिड्स के आगे टाइप्स हैं, वो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हैं। इन सभी के अंदर भी आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आप लोगों से। एनसीईआरटी भी यही डिफाइन करती है। देखें आप अच्छे से, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड डिकोड करना है अपने को, ये अपना पूरा एनसीईआरटी देखिए। प्लास्टिड्स आर द फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलेगा। दीज आर इजीली, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं साइज के अंदर बहुत बड़े, दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। इसी वजह से मैंने इनके साइज की बात की। नंबर, साइज एंड शेप ये वेरी करता ही है। दे बियर सम स्पेसिफिक, दे बियर सम स्पेसिफिक, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, so imparting of the specific color to the plants based on the type of pigments. Plastids can be classified into 3 major category: chloroplast, chromoplast and leucoplast। ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए, जो समझ में आ रहे होंगे आपको कि इनके अंदर पिगमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स आप इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। और ये किस बिहाफ पे किससे आगे फर्दर फॉर्म होते हैं। मान लीजिए जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर आपको मिलता है प्रोटोप्लास्टिड। उस प्रोटोप्लास्टिड से फिर आगे फर्दर ये डिराइव होते हैं कि इसको क्लोरो में कन्वर्ट होना, ये आपस में भी इंटरकन्वर्टेबल है। क्लोरो क्रोमो के अंदर इंटरकन्वर्टेबल है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से आप समझे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं इनके अंदर, इनके अंदर कि ये जो तीनों आपको देखने को मिल रहे हैं पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा प्रोप्लास्टिड। क्या वर्ड लिखा मैंने? प्रोप्लास्टिड। ये प्रोप्लास्टिड, ये प्रोप्लास्टिड फर्दर आगे क्लासीफाई किया गया है 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। सेकंड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्रोमोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट समझना है आप सभी को अच्छे से। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फॉर स्टोरेज है। स्टोरेज कंसर्निंग जो आपको ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिले, ल्यूकोप्लास्ट होता किन सेल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर आपको कहाँ मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा। अगर बात की जाए क्लोरोप्लास्ट की, प्रोटोप्लास्ट का एक जो टाइप है, प्रोटोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट का बनना, प्रोटोप्लास्टिड से क्रोमोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट का बनना। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर आपको फैट सोल्युबल पिगमेंट क्या मिलते हैं, फैट सोल्युबल पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, फैट सोल्युबल पिगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर भी आपको फैट सोल्युबल पिगमेंट्स, यहाँ पर भी आपको फैट सोल्युबल पिगमेंट्स। और फैट सोल्युबल पिगमेंट्स को पहचानने का तरीका ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ कि कार्बन और हाइड्रोकार्बन का नंबर, हाइड्रोकार्बन का किसी भी फॉर्मूला के अंदर हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है इन एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैट को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा C55H72, दिख रहा है आपको H72 N4 मैग्नीशियम ऑक्सीजन। जब अपने यहाँ पे इसमें मेंशन कर रहे हैं इन सभी को, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि C55 और H72 के कंपैरिजन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, इन तीनों एटम का नंबर बहुत कम है। तो ये इजीली फैट सोलेबलाइज होगा। तो ध्यान रखना, फैट सोलेबल पिगमेंट जब बोला जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन या हाइड्रोकार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन उनका नंबर एज कंपेयर टू ज्यादा रहता है। इधर ल्यूकोप्लास्ट में फूड स्टोरेज के लिए डिपेंडिंग ऑन द फूड उसी के बिहाफ पे आपको ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलता है। लाइक अगर मैं बोलूं कि स्टार्च का स्टोरेज है, किसका स्टोरेज है, स्टार्च का। स्टार्च स्टोरेज के लिए लाइक पोटैटो की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड, एमाइलोप्लास्ट इज अ ल्यूकोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्टिड इज अ प्लास्टिड विच स्टोर्स स्टार्च को स्टोर करता है। सेकंड नंबर पे आप देखें अगर प्रोटीन को स्टोर करना है तो सीड के अंदर जो एल्यूरोन लेयर, सीरियल्स जो होती हैं जिनमें जितना भी मक्का है, धान की जो फसलें हैं, उन सभी के अंदर आपको जो प्रोटीन लेयर देखने को मिलती है, एल्यूरोन लेयर, उसमें भी देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। और थर्ड नंबर जो आपको देखने को मिलता है ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड जो ऑयल एंड फैट जो सीड जिनके अंदर जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके अंदर ये आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। इसके लिए इलायोप्लास्ट। दिख रहा है आपको, ध्यान रखना ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको बताए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ से जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ऑयल कंटेनिंग सीड के बारे में, कैस्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा लिखा जा सकता है डायरेक्टली। प्रोटीन की अगर बात की जाए तो सीरियल्स जो हैं उनके अंदर, सीरियल्स वाले जो सीड्स होते हैं उनमें एल्यूरोन लेयर के बारे में, अमाइलोप्लास्ट, पोटैटो जानते हो, पोटैटो आलू, इन सभी ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ऑयल कंटेनिंग सीड लाइक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, कैस्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। प्रोटीन वाला जो एल्यूरोप्लास्ट है ये आपको मिल जाएगा मेज के अंदर मिल जाएगा, मक्का के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है पोटैटो। तो ये आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, इनको आपको अच्छे से समझना होगा। एनसीईआरटी क्या देती है वो देखें, आप अच्छे से देखें, एनालाइज करें कि the chloroplast contains chlorophyll and the carotenoid pigments which are responsible for the trapping of light energy essential for the photosynthesis. Second number पे chromoplast, the chromoplast is soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and other are present. This gives the part of the plant a yellow, orange or red color. The leucoplasts are the colorless plastid. प्लास्टिड जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कलरलेस प्लास्टिड, जिसमें तीनों जो आपको देखने को मिलते हैं एमाइलोप्लास्ट हैं, एल्यूरोप्लास्ट हैं और इलायोप्लास्ट हैं। ठीक है, अब आ जाइए, आप कहेंगे सर ये पॉइंट्स जो हैं हमें कैसे समझने हैं, कैसे प्रोसीड करने हैं। इन दोनों के अंदर फैट
फैट सोलेबल का मीनिंग आपका कैरोटिनॉइड्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटिनॉइड्स के अंदर स्पेसिफिकली आपको बीटा कैरोटीन क्या मिलता है, बीटा कैरोटीन, जो प्लांट्स पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सा कलर है, रेड है, ऑरेंज है, येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर बात की जाए फैट सोल्यूबल इधर क्लोरोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इटसेल्फ खुद, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, नंबर ऑफ क्लोरोफिल्स हैं। उसके अलावा आपको कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर आते हैं। इवन जेंथोफिल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जेंथोफिल्स नहीं है, ये एसेसरी पिगमेंट्स की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। कैरोटिनॉइड जेंथोफिल की बात की जाए, इंपॉर्टेंट बात बस इतना है कि जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड ये दोनों लाइक मैं कैरोटिन की अगर बात कर रहा हूँ, कैरोटिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो C40, इधर देखिए आप, कैरोटिन की अगर बात करते हैं तो कैरोटिन की जो फॉर्मेशन होती है वो टर्पिन से होती है, और टर्पिन का फॉर्मूला है ये, इधर देखिए आप, टर्पिन का जो फॉर्मूला है वो है ये CH3, यहाँ पे CH फिर आ जाएगा CH3, सॉरी CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। 2 मेथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 3 4 5 6 7 8 आपको हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, और 5 आपको कार्बन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, 8 हाइड्रोजन। तो अगर आप देखेंगे तो C5 और H8 आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। इसकी 5 यूनिट कितनी, इसकी मतलब टोटल इसकी 10 यूनिट्स मिलकर के, टोटल इसकी 10 यूनिट्स मिलकर के प्रॉपर किसकी फॉर्मेशन करती हैं, कैरोटीन की फॉर्मेशन करती हैं। ऐसे आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुके, मैं आपको बता देता हूँ। 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन को पहले आप ऐसे लिखें, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटा, ठीक है। ये आपका CH2, ये आपका CH2, यहाँ पे CH आ जाएगा। सेकंड नंबर पोजीशन पे आपका मेथिल ग्रुप है, इसका क्या बन गया, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रीन, ठीक है। इसकी 2 यूनिट्स मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करती है, मोनोटर्पिन की। किसकी फॉर्मेशन करती है, मोनोटर्पिन की फॉर्मेशन करती है। और इसकी टोटल 8 यूनिट्स मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करती है, एक टेट्राटर्पिन, टेट्राटर्पिन। अब टेट्राटर्पिन ही आपका क्या बनाता है, कैरोटीन, कैरोटिनॉइड्स। ध्यान रख, जो बीटा कैरोटीन आपको देखने को कैरोटिनॉइड्स कैरोटीन की फॉर्मेशन करता है। अब मैंने टोटल 8 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40। और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 H64, ठीक है। ये अगर आपको देखने को मिलता है, ये तो क्या है आपका कैरोटीन, क्या है, कैरोटीन। और इसी के अंदर अगर मैं C40 H64 और ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जेंथोफिल्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जेंथोफिल। और अभी मैं आपको बता करके आया हूँ कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर क्या है, इन कंपैरेटिवली एज कंपैरेटिवली ज्यादा है, वो सभी कैसे होते हैं, फैट सोल्युबल होते हैं। तो ये पॉइंट्स जो आपको बताए हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझ में आना चाहिए। फ्यूचर के अंदर इसको अपने फिर से यूज करेंगे, कैरोटीन, इनसे आगे कैरोटिनॉइड्स और कैसे कैसे आगे आपको पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा जब अपने एब्सिसिक एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं, एब्सिसिक एसिड की फॉर्मेशन होती कहाँ से है वो आपको समझ में आना चाहिए। जिब्रेलिक एसिड की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, वो सारे पॉइंट्स अपने पढ़ेंगे, उस पे नहीं जा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। इधर आ जाइए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। इधर देखिए, ये समझ में आया। अब अपने बात करते हैं, प्लास्टिड की बात हुई, प्लास्टिड के अंदर फैट सोल्युबल पिगमेंट्स आपको सामने हैं, और पिगमेंट्स के अंदर ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इधर देखिए, the leucoplast is a colorless plastid of the varied shapes and size with stored nutrients. Amyloplast store carbohydrate, starch, potato, elioplast oil, and the fat, whereas the aleuroplast store the protein. Aleuroplast store the proteins. Clear? ये सारे आपको पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग टू द स्टोरेज ऑफ द
स्टोरेज इन द ल्यूकोप्लास्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। IO है बेटा वो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अच्छे से समझिए आप। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ड्रॉ कर करके हर एक पॉइंट। साइज, शेप और नंबर। साइज, शेप और नंबर जो है वो वेरी करता है। अच्छे से देखें आप। क्लोरोप्लास्ट का साइज, क्लोरोप्लास्ट का शेप और क्लोरोप्लास्ट का नंबर, ये तीनों अगर देखा जाए। क्लोरोप्लास्ट की जनरल स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक रफ मैंने क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्लोरोप्लास्ट का आपको इनर मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आपको थाइलेकोइड्स, ये मेम्ब्रेन के बने हुए थाइलेकोइड दिख रहे हैं आपको। मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, जो सिक्कों की ढेरी की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। सिक्कों की ढेरी की फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है ये अटैचमेंट। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ थाइलेकोइड्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर एक यहाँ पे एक अटैचमेंट, फिर कुछ थाइलेकोइड्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करें बेटा आप लोग, है ना। ये अटैचमेंट, फिर मैंने कुछ थाइलेकोइड्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए ना। एक सिंगल की अगर मैं बात करूँगा, सिंगल को अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल करके आपको शो करता हूँ, ये सिंगल मैंने बाहर यहाँ निकाल करके शो किया है, तो आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा ना बेटा। कल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, दोबारा से बना रहा हूँ बेटा मैं इसको। ये सिंगल को अगर आप इसमें से निकाल करके देखते हैं ना, तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा, वही कहानी, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये लिपिड की बाइलेयर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये लिपिड बाइलेयर है। ये लिपिड बाइलेयर मैंने यहाँ बनाया। आपकी एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप जाकर के देखोगे, ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आपका 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, पेज नंबर 214, 214 पे थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसके बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए एसोसिएटेड विद प्रोटीन। क्योंकि भाई क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का नेचर अभी मैंने आपको बताया। क्लोरोफिल का नेचर आपको कैसा देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल का खुद का जो नेचर होता है, वो कैसा होता है, लिपिडिक नेचर का। अगर मैं क्लोरोफिल की बात कर रहा हूं, तो क्लोरोफिल जो लाइट को ट्रैप करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो यहाँ पे आपको मान लीजिए मैंने बोला क्लोरोफिल ए है। उसके अलावा भी आपको पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, फोटो पिगमेंट्स जिसको अपने बोलते हैं। पिगमेंट्स, जो फोटो पिगमेंट्स, फोटो पिगमेंट्स के अंदर आपके क्लोरोफिल भी आ जाएंगे, कैरोटीनॉइड्स भी आ जाएंगे, जेंथोफिल्स भी आ जाएंगे, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये जो इसके अंदर आपको एसोसिएटेड इन बिटवीन आपको यहाँ पे प्रोटीन जो देखने को मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको। ये आपको बीच के अंदर प्रोटीन एसोसिएटेड विद फोटोपिगमेंट्स। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे मिड के अंदर फिर से एक आपको यहाँ पर इंटरनल। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ भी आपको एसोसिएटेड प्रोटीन्स एसोसिएटेड आपको फोटोपिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि लाइट जो आती है ना, लाइट को डायरेक्टली आपका जो यहाँ पे फैट प्रेजेंट है, मतलब जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो डायरेक्टली नहीं ले रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन की कंफर्मेशन चेंज होती है, तब आपको क्लियरली कलर और वो सब कुछ विजिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो आपने यहां से इसको बाहर निकाल करके बनाया है, ये जो मेम्ब्रेनस सैक है, इस सिंगल मेम्ब्रेनस सैक को बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोला जाता है, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड सिंगल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और ये थाइलेकॉइड का ल्यूमन है, ये थाइलेकॉइड का ल्यूमन कहलाता है। ठीक है, नंबर ऑफ थाइलेकॉइड, या फिर आप बोल सकते हो मेम्ब्रेनस सैक। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, मेम्ब्रेनस सैक वर्ड यूज किया जाता है। और मेम्ब्रेनस सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे होती है, नंबर ऑफ थाइलेकॉइड,
सिंगल के लिए क्या वर्ड यूज किया, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, आपने वर्ड यूज किया थाइलेकोइड, ठीक है। और मल्टीपल जितने भी आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, इस पूरे सिक्कों के ढेर के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया, इसके लिए वर्ड आपने यूज किया ग्रेनम। क्या वर्ड यूज किया, ग्रेनम। जहां पे आपको थाइलेकोइड, ग्रेनम, इनके अंदर आपको लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है। क्या होती है, लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे काफी सारे जो स्टैकिंग बंडल्स हैं, ये ग्रेनम का ये पार्ट पूरा, ये पूरा कंप्लीट ग्रेनम, ये सभी मिल करके, मतलब ये 1 नंबर मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए, ये 3 नंबर मान लीजिए, 1 1 2 3, ग्रेनम, ग्रेनम, ये सभी मिलकर के इसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं ग्रेना की। क्या वर्ड यूज करोगे आप इसके लिए, क्या वर्ड यूज करोगे, ग्रेना, ठीक है। बचा हुआ जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जो इनर साइड के अंदर आपको स्पेस देखने को मिले, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको वही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल नेकेड डीएनए क्या मिलेगा, ये इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल, एक अकेला आपको देखने को मिल रहा है नेकेड डीएनए, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेन्यूल्स, स्टार्च स्टोरेज के लिए आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं, लिख देता हूँ मैं, स्टार्च ग्रेन्यूल मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये जो स्ट्रोमा वाला रीजन है, इसके अंदर आपको राइबोसोम्स, इस स्ट्रोमा वाले रीजन के अंदर आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, और राइबोसोम्स वही है बेटा। राइबोसोम की अगर बात की जाए तो राइबोसोम वही 70S राइबोसोम जो मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छे से समझना है। इसके अंदर जो राइबोसोम मिलेंगे वो कैसे होंगे, 70S राइबोसोम जिसपे mRNA अटैच रहता है, अटैच होकर के प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, 70S आपको क्या मिलते हैं यहाँ पर, ये है राइबोसोम जो किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, पोलीसोम। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पोलीसोम की फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे थे। सेम वही वैसा ही पैटर्न जो बैक्टीरिया में मिलता है। इसके अलावा मैंने जो यहाँ पिंक कलर से बनाया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है इसके ओन आरएनए को, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एमआरएनए। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, इसके जो स्टोमा वाला पार्ट है वहां पे आपको डार्क रिएक्शन क्या मिलेगी, डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगी फोटोसिंथेसिस का। और उसके अंदर दो चीजें, एक होता है कार्बोहाइड्रेट का बनना, एक होता है कार्बोहाइड्रेट का बनना, एक होता है कार्बोहाइड्रेट का बनना। इधर देखें हम, डार्क रिएक्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है उसमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट एक मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन, इन दोनों के सिंथेसिस करने वाले एंजाइम, इन दोनों का सिंथेसिस आपको इसके स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर देखने को मिलता है। स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर आपको इन दोनों को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। जनरल पॉइंट्स बताएं आपको। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट एक जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको मैं फिल कर रहा हूँ, इधर देखिए इसको मैंने फिल किया। ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट करती है इसके स्ट्रोमा लैमिली को। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली या फिर इंटरग्रेनल, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनल, इंटरग्रेनल थाइलेकोइड, इंट्राग्रेनल थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लैमेली और इंट्राग्रेनल थाइलेकोइड इनको बोला जाता है। समझ में आया। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द क्लोरोप्लास्ट पता होना चाहिए। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कहानी आपकी एनसीईआरटी लिख करके देती है, ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है इसका आउटर मेम्ब्रेन है। सेकंड नंबर ये क्या है इसका इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड ज्यादा होते हैं, लिपिड कंटेंट इनकम्पैटिबली क्या मिलता है, ज्यादा। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड इनकम्पैटिबली क्या होते हैं, ज्यादा। तो इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन अगर आप देखें तो इसकी परमिएबिलिटी आउटर मेम्ब्रेन की ज्यादा होती है, इनर मेम्ब्रेन की इसकी परमिएबिलिटी इनकम्पैटिबली कम होती है।
तो ध्यान रखना ये जनरल जो पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये जो यूनिट बन रही है, जो यहाँ पे आपको फोटो पिगमेंट्स देखने को मिले, जिसमें क्लोरोफिल है, इस फोटो पिगमेंट के अंदर आपको फोटो पिगमेंट्स का जो ग्रुप आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिला बेटा, यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल लिख दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कैरोटीनॉइड क्या मिलेगा, कैरोटीनॉइड मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जेंथोफिल, जेंथोफिल। ये सभी मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल ए जो होता है, उसमें से नंबर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में से एक रिएक्शन सेंटर की तरह बिहेव करता है। तो ये जो पूरा का पूरा आपको देखने को मिल रहा है, ये एक यूनिट की फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोला जाता है, क्वांटा, इसको बोला जाता है क्वांटासोम। क्वांटासोम का वर्क क्या है, क्वांटासोम का मेन वर्क है लाइट को ट्रैप करना। ये क्वांटासोम जिसमें क्लोरोफिल मिलेगा, आपको कैरोटीनॉइड मिलेगा और जेंथोफिल मिलेंगे, मतलब फोटो पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर क्वांटासोम क्या होता है। ये सिंगल थाइलेकॉइड मैंने बनाया, इस थाइलेकॉइड पे आपको यहाँ पर वो F0 F1 पार्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये F0 है और ये F1 पार्टिकल देखने को मिलेगा। समझाऊंगा मैं इन डिटेल, अपने समझेंगे। ये पूरा कंप्लीट फोटो सिस्टम सेकंड की फॉर्मेशन करता है। ये आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। यहाँ पे साइटोक्रोम B6F आपको देखने को मिलता है। रफली अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इन डिटेल अपने पढ़ेंगे जब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस अपने पढ़ेंगे। यहाँ पे लाइट की वजह से एटीपी फॉर्मेशन होता है, लाइट को ट्रैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं, ईटीएस यहाँ पे चलता है और एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो फंक्शनिंग चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन आपकी लाइट रिएक्शन ही है, एक तरीके से क्या है, ये लाइट रिएक्शन ही है, लाइट रिएक्शन का रिजल्ट है। लाइट रिएक्शन का ये रिजल्ट है, जिसको फोटोफॉस्फोराइलेशन अपने बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जनरल पॉइंट आपको बताएं, ये पूरा कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, बाहर लिपिड कंटेंट ज्यादा है तो इसकी परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी इनकम्पैटिबली ज्यादा रहती है। इनर वाले की जो परमिएबिलिटी होती है इनकम्पैटिबली कम रहती है। एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको यहाँ पे कम परमिएबल देखने को मिलेगा इसका इनर मेम्ब्रेन। आई थिंक ये क्लियर होगा। ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। पॉइंट्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग टू द क्लोरोप्लास्ट। अब आ जाइए जो चीजें आपको याद करनी है। देखो भाई, क्वेश्चंस तो आपके ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ये जनरल जो पॉइंट्स लिखा है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताए। जो आपकी एनसीईआरटी लिख करके देती है कहानियाँ कि हमें सर प्लास्टिड होता क्या है, किस किस टाइप के हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर जो थ्योरी दी है। आफ्टर दैट पूरा कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज किया, और जो अपने कैरोटीन पिगमेंट्स अपने पढ़ रहे हैं तो पिगमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए। रिमार्क कर रहा हूँ बेटा, रिमार्क कर रहा हूँ, अच्छे से देख लें। ये क्या है इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये किसको डिफाइन कर रहा है, इसका आउटर मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर किसको डिफाइन कर रहा है, दिख रहा है आपको, रिमार्क जो किया वो क्या है, इसका इनर मेम्ब्रेन। थर्ड नंबर, ये पूरा का पूरा जो स्टैकिंग आपको एक बंडल देखने को मिल रहा है, इतना इतना जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये पार्ट किसको डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है इसके अंदर एक सिंगल ग्रेनम को। सिंगल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सिंगल स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये किसको डिफाइन करती है, थाइलेकॉइड्स को। और जो दो ग्रेनम को आपस में अटैच कर रहा है, ये टू ग्रेनम्स को आपस में अटैच करने वाली स्ट्रक्चर जो होती है, इसको स्ट्रोमा लैमेली बोला जाता है, या फिर इसी को बोलते हैं फ्रैट चैनल। क्या बोलते हैं, फ्रैट चैनल। फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, इसी को क्या बोला जाता है, फ्रैट चैनल बोला जाता है बेटा। ठीक है बेटा, अभी आप पढ़ें, आपका फोकस पढ़ने पे होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए इनके साइज की अगर बात की जाए, एनसीईआरटी के अंदर साइज एंड नंबर, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बोला था कि हर एक सेल ऑर्गेनेल के लिए आपको प्रोसीड करना है। साइज, सेकंड नंबर पे मैं लिख रहा हूँ शेप, और थर्ड नंबर पे मैं लिख रहा हूँ नंबर। इनका नंबर वेरी करता है। वहीं अगर आप देखें एक सिंगल क्लैमाइडोमोनास के अंदर आपको ये सिंगल
एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो मैंने किसका बनाया, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा क्लैमाइडोमोनास के अंदर, एक सिंगल देखने को मिलेगा। वहीं मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स इन लीफ, मीजोफिल सेल्स इन लीफ, जहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। क्लैमाइडोमोनास, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी लिख करके देती है। मैंने कुछ इसके अंदर अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं किया। इधर देखें जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको देखें। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर majority of the chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. These are the lens shape, oval shape, spherical हो सकते हैं, discoidal हो सकते हैं, और even ribbon like structure आपको देखने को मिल सकती है। Having variable length 5 to 10 micrometer, width 2 to 4 होती है। Their number vary from 1 per cell Chlamydomonas to a green alga, which is a green alga, and 20 to 40 cell in a mesophyll। इनकी नंबर आपको दिख रहे होंगे। नंबर यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिए, यहाँ पे इसका साइज डिफाइन किया हुआ है, और अपर साइड में इसकी शेप, साइज और नंबर, ये तीनों आपको हर एक सेल ऑर्गेनल के लिए लगाने हैं। मैंने आपको पहले बताया। नंबर अपने डिस्कस कर चुके हैं, नंबर यहाँ रह गए। नंबर यहाँ इनके नंबर कितने होते हैं, 20 to 40 पर सेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक सिंगल आपको पर सेल देखने को मिलता है ना क्लैमाइडोमोनास। शेप की अगर बात की जाए तो शेप में काफ़ी सारे जनरल शेप आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ, डिस्क लाइक है, डिस्क है, ओवल शेप है, या फिर लेंस शेप है। ये सभी हायर प्लांट्स में कहाँ मिलेगा आपको, हायर प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहीं स्पाइरल शेप और रिबन शेप अगर बात की जाए, रिबन शेप आपकी एनसीईआरटी लिख करके देती है, रिबन और स्पाइरल। रिबन और स्पाइरल की अगर बात की तो स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए गर्डल शेप या कॉलर शेप, गर्डल शेप जो ऐसा देखने को मिलता है ना, ऐसा आपको देखने को मिलता है गर्डल शेप। और कॉलर शेप देखा जाए तो यूलोथ्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए उडोगोनियम के अंदर आपको ये देखने को मिलता है रेटिकुलेट टाइप। अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा उडोगोनियम ग्रीन एल्गा। फिलामेंटस एल्गा है, ये भी फिलामेंटस एल्गी है, ये भी फिलामेंटस एल्गी है, ये भी फिलामेंटस एल्गी है। ये फिलामेंटस एल्गी आपको देखने को मिलती है, सभी एल्गा ही हैं। उसके अलावा कप शेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो रह ही गया। अगर कप शेप की बात की जाए, कप शेप आपको मिलता है क्लैमाइडोमोनास में, क्लैमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलेगा। ये सारे जनरल शेप्स आपको बताए हैं, शेप्स एक्सप्लेन किए हैं। ये सारे हर तरह के शेप्स आपको बताने जो क्लैमाइडोमोनास, अगर आपने ग्रीन एल्गा क्लैमाइडोमोनास देखा हो, ऐसा होता है ये। और ये इसके अंदर ऐसे आपको फ्लैजिला, ये कप शेप, ध्यान रखना कप शेप और गर्डल के अंदर डिफरेंस है। ये गर्डल कॉलर लाइक और गर्डल लाइक, और ये कप शेप आपको देखने को मिल रहा है। ये कैसा है, कप शेप, ठीक है। और ये कैसा है, गर्डल लाइक। समझ में आया। तो ये क्लोरोप्लास्ट की शेप वेरी कर सकती है। साइज के अंदर इन लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सेकेंड नंबर 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। एनसीईआरटी का डेटा ही आपको इसके अंदर याद होना चाहिए, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। ये जनरल पॉइंट्स हैं, और इस पे बेस्ड आपके नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इसको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, सिंपल जनरल पॉइंट्स। और ये सारे पॉइंट लिख करके दिए हैं एनसीईआरटी ने, कि इसका शेप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेप लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर पे डिफाइन किया हुआ है आपको साइज, और थर्ड नंबर पे डिफाइन किया हुआ है नंबर। शेप, साइज एंड नंबर, इसी के साथ आप प्रोसीड करेंगे। शेप, साइज एंड नंबर, शेप, साइज एंड नंबर। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएं रिगार्डिंग टू द क्लोरोप्लास्ट। अब आ जाइए क्लोरोप्लास्ट के अंदर नेक्स्ट जो आपको डिफाइन किया हुआ है,
कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक एक वर्ड को डिकोड कर रहा हूँ। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, ये मैंने ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इसका इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन देखने में इसकी थिकनेस आपको ज़्यादा देखने को मिले, थिकनेस जैसा कुछ नहीं है। ये सेकंड नंबर जो मैंने बनाया है इसका इनर मेम्ब्रेन। थिकनेस के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है कि आप सोचो कि सर ने ऐसा इसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दी। ये सिर्फ मैंने किस वजह से बनाया है अभी आपको पता चल जाएगा, इसका थिकनेस मैंने ज़्यादा क्यों बनाया। और ये इनर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपको फोस्फोलिपिड्स इनकम्पैटिबल, मतलब लिपिड की जो नंबर है आउटर लेयर के अंदर, लिपिड इनकम्पैटिबली क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। और लिपिड ज़्यादा होने की वजह से आउटर मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो इनकम्पैटिबली ज़्यादा रहती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपको जो इनर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है उसकी परमिएबिलिटी एज कम्पेयर टू क्या होती है, परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी इनकम्पैटिबली क्या होती है, कम होती है। इसकी आउटर इनर को कंपेयर करोगे तो भी ये मिलेगा। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया से, आपकी एनसीईआरटी ने किससे कंपेयर किया हुआ है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर कर करके बताया हुआ। देखिए एनसीईआरटी के अंदर जो लाइन लिखी है, और लास्ट ईयर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड or the two of the two the inner chloroplast membrane is relatively less permeable in डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इसकी इनर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो उसकी परमिएबिलिटी इनर मेम्ब्रेन की एज कंपेरेटिवली क्या होती है, कम होती है। आउटर मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है एज कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, ध्यान रखना। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ये है इसका इनर मेम्ब्रेन। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे N*24, N*24 पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है नीट एग्जाम के अंदर। N*24 क्लियर, एक स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये आपको देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे जनरल पॉइंट्स हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। देखें आप इधर बेटा, ये सब जनरल पॉइंट्स आप अच्छे से देखें एक बार। ये सारे पॉइंट्स मैं इसके अंदर यहाँ पे डिकोड कर चुका हूँ ना, इनको आप अच्छे से एक बार देख लें, फिर अपने आगे प्रोसीड करते हैं। एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा। देखिए क्या है ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि स्पेस जो इसके बीच में आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अपने इसको क्या डिफाइन करते हैं, स्ट्रोमा डिफाइन करते हैं। क्या बोला जाता है इसको, स्ट्रोमा बोला जाता है। बेटा आप सभी का जो फोकस है वो पढ़ाई पे होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं हो आप सभी ना। ये तो देखिए, a number of organized flattened membranous sac is called thylakoid। a number of organized membranous जो flattened sac आपको देखने को मिलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, thylakoids are present in the stroma। किसमें प्रेजेंट है ये, स्ट्रोमा में आपको देखने को मिलते हैं। thylakoids are the arranged in the stack like the piles of coins is called grana। सिंगुलर को क्या बोलते हैं, ग्रेनम ऑफ द ग्रेनम or the intergranal thylakoid। In addition, there are a flat membranous tubule is called stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana। The membrane of the thylakoids encloses a space is called lumen।
जो आपको थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ल्यूमन देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आप लोगों से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आ जाइए स्ट्रोमा में होने वाले वर्क। भाई स्ट्रोमा में होने वाले वर्क कौन कौन से हैं, ये देखिए। स्पेसिफिकली स्ट्रोमा की बात कीजिए, द स्ट्रोमा the stroma of the chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein, most important line of NCERT। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर अगर आपको समझ में आया हो, जो बना करके बताया था कि भाई ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट का ये आउटर मेम्ब्रेन, ये क्लोरोप्लास्ट का आपका इनर मेम्ब्रेन है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपको यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर न्यूक्लियोटाइड डीएनए है। इस डीएनए से आप क्या बनाओगे, आरएनए, और आरएनए से फर्दर आगे क्या बनाओगे, प्रोटीन। आरएनए से आगे क्या बनाओगे, प्रोटीन। एक पॉइंट तो ये। दूसरा, आपको यहाँ पे क्या मिल रहे थे, थाइलेकोइड्स। क्या मिल रहे थे, थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्वांटासोम्स। क्वांटासोम, जब लाइट आती है तो लाइट को ये एब्जॉर्ब कर करके एटीपी फॉर्मेशन करते हैं, और उस एटीपी से स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर क्या बनता है, स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर डार्क रिएक्शन की वजह से कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन दोनों को सिंथेसाइज करने वाले जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स आपको यहाँ पे स्ट्रोमा वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। कौन से रीजन में मिलेंगे, इस स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये कौन सा पार्ट है इसका, स्ट्रोमा का पार्ट है ना। समझ में आया। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट in the thylakoid. Chlorophyll pigments are present in thylakoid. The ribosome of the chloroplast is smaller than the cytoplasmic ribosome. ये हमने पता ही है। यहाँ जो राइबोसोम्स होते हैं वो अगर अपने साइटोप्लाज्म की अगर बात की जाए, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे, ATS। और यहाँ जो राइबोसोम आपको देखने को मिलते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, 70। क्लियर। तो ये पॉइंट्स थोड़े से आपको को क्लियर रहें कि किस तरीके से आपको राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था टाइम की थोड़ी सी सीमितता को देखते हुए आप लोगों का पूरा प्लास्टिड मैंने डिफाइन किया है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ये पूरा आपका सेल क्या क्या पढ़ा है आपने, पहले आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखें, ये सेल के अंदर फिर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर इनर मेम्ब्रेन, साइज शेप की बात हुई। ये पूरा कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। और वहीं अगर अपने बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एनसीईआरटी का डायग्राम, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर दोनों मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होती है, अलग अलग होती है, वो डिफाइन किया था कौन कौन से पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस हुए। और इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन थ्योरी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ये माइटोकॉन्ड्रिया में फीजन और उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में। ये प्लास्टिड के बारे में डिस्कस हुआ, प्रोटोप्लास्टिड से ये सब बनते हैं। कौन कौन से प्लास्टिड है, स्टोरेज कंसर्निंग कौन से, पिगमेंट कंसर्निंग कौन से, ये डिस्कस हुआ। फिर ये एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्टली आपको बताई। ये पूरा कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट कैसे कैसे। ये चैप्टर नंबर आपका ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 13 नंबर जो चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, वहां पर भी आपको ये डायग्राम बना करके दिया हुआ है। थाइलेकोइड, ग्रेना वगैरह सब पता होना चाहिए। पिगमेंट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस हुआ। ये साइज, शेप एंड नंबर के बारे में डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद में जनरल पॉइंट जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे बात हुई आप लोगों से। ये जो बेसिक जो स्ट्रक्चर आपको डिफाइन किया था उस पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड किया है यहाँ पे। तो ये था आपका क्लोरोप्लास्ट और पूरा कंप्लीट प्लास्टिक टॉपिक के अंदर अपन ने प्रोसीड किया। नेक्स्ट सर की क्लास है, वो आपकी क्लास अभी कंटिन्यूशन के अंदर रहेगी। और काफ़ी सारे ऐसे उपद्रवी तत्व जो है वो आते रहेंगे। आप अपना पढ़ाई पे फोकस रखें और अच्छे से पढ़ें। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्लास के अंदर राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एलिमेंट, सीलिया एंड फ्लैजेला एंड सेंट्रोसोम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। कैसा रहा आज का लेक्चर, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कल प्रेजेंट थे, बट कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या बायोलॉजी का फील आया। एक्चुअल के अंदर प्लास्टिड आपको इसी लेवल का ही पढ़ना है,
एनसीईआरटी से बाहर मैं नहीं गया हूँ, बट एनसीईआरटी को बहुत तरीके से हमें एक एक पॉइंट समझ में आए, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं हम क्या उनको इंटर रिलेट कर पा रहे हैं, क्या क्या हम उनको डिकोड कर पा रहे हैं। यही है पूरा कंप्लीट बायोलॉजी। कम एंड फील बायोलॉजी इन पिनाक बायोलॉजी बैच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।